सेल कितने तरीके के हम लोग पढ़ सकते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो सेल हम लोग पढ़ सकते हैं 3 तरह से। हम देखते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल, और एक थर्ड कैटेगरी है जिसको आप बोल सकते हो फ्यूल सेल। ठीक है, पहली कौन सी है? प्राइमरी सेल है, दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी है, और तीसरा कौन सा है? टर्शरी नहीं है, फ्यूल सेल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल में क्या क्या डिफरेंस है इसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेल की अगर बात करो तो प्राइमरी सेल जो होती है वो, प्राइमरी की अगर बात करोगे आप तो प्राइमरी जो सेल होता है ये वन टाइम यूज होता है। वन टाइम यूज का मतलब समझ रहे हो कि भाई जो उसमें आपने मटेरियल भरा है, जो रिएक्टेंट फिल है, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, वो डेड हो जाता है। तो वन टाइम यूज का मतलब होगा कि आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा? आपका डेड हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा, अब आपके काम का नहीं रहेगा। जैसे आप पेंसिल सेल वगैरह देखते हो, पेंसिल सेल देखे हैं ना, कहाँ पे लगते हैं पेंसिल सेल? रिमोट में लगता है आपका। जो बच्चों की ये रिमोट कंट्रोल कार आती है, जो भी टॉयज आते हैं, कुछ वॉचेस है आपकी वॉल वाली, उसमें भी लगते हैं इस तरीके के पेंसिल सेल। ठीक है, तो इसको लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं करते कि इसको कहीं से कनेक्ट करके रिचार्ज करें और फिर से रीयूज कर लें। एक बार इसका मटेरियल कंटेंट खत्म तो इसके अंदर के रिएक्शन धीरे धीरे करके क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, और फिर आप इसको रिचार्ज नहीं करते, डेड हो जाता है, आप इसको क्या करते हो? फेंक देते हो। ठीक, दूसरा जो कैटेगरी है वो कौन सी है? दूसरी वाली कैटेगरी है अपनी सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी जो सेल होगा वो क्या करेगा? सेकेंडरी सेल की अगर बात करो तो सेकेंडरी सेल में मटेरियल जो होते हैं, काम तो वही करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होना है, प्रोसेस पूरे वही होने। सेकेंडरी सेल का एडवांटेज ये है कि इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, तो वन टाइम यूज नहीं है, आप क्या करोगे? इसको रिपीटेडली यूज कर लोगे, बार बार आप यूज कर सकते हो इसको। जैसे आप ये जो घरों में इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर देखा है? इन्वर्टर जो होता है उसमें जो बैटरी लगती है, वो बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल होती है। उसमें बार बार लोग बोलते हैं अरे उसका मटेरियल चेंज कर दो। इसमें क्या करते हैं सेकेंडरी सेल में कि जब इसका मटेरियल खत्म हो जाता है, सोर्स से, डीसी सोर्स समझते हैं, दो तरीके की करंट होती है, एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। तो इसमें क्या करते हैं, इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और जो रिएक्शन आपका डिस्चार्ज में हो रहा था, डिस्चार्ज का मतलब कंटेंट जो यूज हो रहे थे उसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आप क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। फिर से इसको क्या करते हैं, डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो चार्जिंग प्रोसेस हो जाता है। जो जो डिस्चार्जिंग में आपका रिएक्शन हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन क्या हो जाता है? यूज के लिए तैयार हो जाता है। इसमें दो टाइप के हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे निकल कैडमियम और एक पढ़ेंगे लेड स्टोरेज। ठीक है, अब इसको, ये जो सेल्स है इनको पढ़ना कैसे है, ये क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। एक तो जितने भी टाइप के सेल एनसीईआरटी में गिवन है उनके हमको एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन याद होना चाहिए। किस सेल में कौन सा कैथोड बनाया गया है, किस मेटल का कैथोड है, किस मेटल का एनोड है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंदर फिल किया गया है तो वो कौन सा है, वो ड्राई है, वो आपका वेट है, किस तरीके का है, ये याद रखना है, और बाकी कुछ भी नहीं याद। ठीक, जो लास्ट वाली कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है? देखो, फ्यूल सेल की अगर बात करो तो फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है कि
फ्यूल सेल ऐसी जगह पे यूज किया जाएगा जहां पे कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए। जैसे सपोज मान लो स्पेस में आप गए हो, है ना, कोई आपका स्पेस में आप गए हैं तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे आप किसी मिशन पे गए हैं तो आपको कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इतना फ्यूल लेकर के जाता है एस्ट्रोनॉट कि वो फ्यूल को लगातार यूज करता रहता है, और फ्यूल अगर सप्लाई होता रहेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग खराब होने और इन चीजों का चक्कर नहीं होता है। क्या होता है, फ्यूल एक्सेस में लेके जाते हैं, जो भी इसको यूज करते हैं फ्यूल सेल को ऑपरेट करते हैं, फ्यूल सेल में फ्यूल आपका एक्सेस में लेके जाते हैं और फ्यूल लगातार सप्लाई होता रहता है, तो आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहती है। तो ऐसी जगहों पे जैसे स्पेस वगैरह में जहाँ पे अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो ऐसी जगहों पे फ्यूल सेल यूज किया जाता है। एक और एडवांटेज है इसका, एक तो ये कि कंटिन्यूअस एनर्जी दे सकता है। दूसरा अगर एडवांटेज बोलो फ्यूल सेल का, तो फ्यूल सेल का सेकेंड एडवांटेज होता है कि ये पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन इसके थ्रू नहीं कॉज होगा। ठीक है, एक कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगी, दूसरा क्या होगा, फ्यूल सेल से आपको पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर रहता है। तो आपको वहां पे ऐसी जगहों पे पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है। अब प्राइमरी सेल की बात कर लेते हैं, प्राइमरी सेल कैसे कैसे हमको देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेल में एक सेल है जिसको बोला जाता है ड्राई सेल। अब इसको नाम दिया गया ड्राई सेल। ड्राई सेल नाम क्यों दिया गया है ये देखते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन फिल होता है, वो सॉल्यूशन जो होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा, नॉट सॉल्यूशन आप कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर मटेरियल होगा वो कैसा होता है, वो एक सॉलिड पेस्ट जैसा होता है। पेस्ट तो सबने देखा ही है, टूथपेस्ट सब लोग सुबह करते हैं ना, तो कैसा होता है, ना तो लिक्विड है पूरा, मतलब फ्लो ही नहीं है बहुत ज्यादा, और बिल्कुल हार्ड सॉलिड भी नहीं है, सेमी सॉलिड काइंड ऑफ है। तो इस तरीके का पेस्ट होता है। ठीक है, तो लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, ड्राई सेल नाम देते हैं। ड्राई सेल की अगर बात करो तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कैथोड एनोड तो होने ही है। देखो ड्राई सेल कैसा होता है, ये कंटेनर है बाहर का, ठीक है, ये कंटेनर जिंक से बना हुआ का कंटेनर है, और जिंक का कंटेनर जो होता है ये काम करता है एनोड की तरह। कैसे काम करता है, एनोड। बीच में जो होता है आपका यहाँ पे ये ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है। किसकी रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड होगी। ये काम करेगी आपकी कैसे, कैसे काम करेगी ये, कैथोड। ठीक, कार्बन इलेक्ट्रोड, कैथोड लिखा हुआ है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिख दिया इस पिक्चर में। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल्स भरे हुए होते हैं, पेस्ट भरा हुआ था, उस पेस्ट में होता क्या क्या है, NH4Cl होगा, अमोनियम क्लोराइड, MnO2 होगा, ठीक है, और जिंक का भी कंपाउंड होता है ZnO या जिंक क्लोराइड। ये फिर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इनका थिक पेस्ट होता है। तो ये जो ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, ड्राई सेल में क्या क्या चीजें हैं, एक एनोड है जिंक का कंटेनर, कैथोड है आपका ग्रेफाइट का या कार्बन का आप बोल दीजिए, और आपका क्या हो गया अंदर पेस्ट जैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ वो क्या है, NH4Cl, MnO2 और ZnCl2। बीच में एनोड और कैथोड के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है, पोरस सेपरेटर। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन एज इफ याद करना है, कुछ टेक्निकल नहीं है इस टॉपिक में, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ठीक है। एज इफ रिएक्शन याद करना है, एनोड पे जिंक का एनोड है, Zn+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या हो रहा है आपको पता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मालूम ही आपको। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे MnO2 NH4+, जो NH4Cl से NH4+ मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, MnO
OH ये और NH3 बनाता है, ठीक है। और इसके बाद जब ये सारे आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस, दो गैसेस प्रोड्यूस, दो गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, ठीक है। एसिडिक एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपके ड्राई सेल है, पेंसिल सेल, कभी कभी आपने देखा होगा कि रखे रखे उसमें रस्टिंग हो गई। कभी देखा है कि आपने बहुत टाइम तक एक पुराना पड़ा हुआ तो उसके कवर के आसपास या लीकिंग हो गई कुछ मटेरियल की लीकिंग हो गई, या उस पे ब्राउन कलर की कुछ लेयर, रस्टिंग काइंड ऑफ, आपको कुछ मटेरियल बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है। तो वो होता क्या है, इसके अंदर H+ बनता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन बाहर आता है जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है, जो ऊपर रस्टिंग हो जाती है, और जिंक जो होता है वो पॉट उसका खराब होने लगता है, आउटर लेयर खराब होने लगती है। तो कभी कभी ऐसी चीज भी ड्राई सेल में दिखाई देती है कि मटेरियल धीरे धीरे बाहर आ, ठीक है। तो ये किसके साथ होता है, ड्राई सेल के साथ। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं इसके? ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एक है मरकरी सेल। मरकरी सेल जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, छोटू छोटू से इस तरीके के होते हैं, बटन सेल ऐसे करके बोलते हैं, जैसे वॉचेस में भी लगे हुए होते पीछे की तरफ, है ना, रेस्ट वॉच में आपने देखा होगा। ये मरकरी सेल होते हैं, ठीक है। मरकरी सेल भी एक तरीके का क्या होता है, प्राइमरी सेल। मरकरी सेल भी कैसा है, प्राइमरी सेल। रिचार्ज नहीं कर सकते आप, जब एक बार खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो, निकाल देते हो और दूसरा रिप्लेस कर लेते हो, दूसरा लगा लेते हो। इसमें भी क्या होगा, एनोड और कैथोड किससे किससे बने हुए हैं, यहाँ पे एनोड जिंक और Hg से बना हुआ है। जिंक और Hg का मतलब क्या है, जब जिंक और Hg इस तरीके से साथ में लिखे हुए हैं या ऐसे साथ में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब होता है जिंक अमलगम। क्या इसका मतलब है, जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब है मरकरी कैसी होती है, लिक्विड होता है। तो जब किसी मेटल को आप लिक्विड में, मरकरी में डिसॉल्व कर देते हो तो अमलगम बन जाता है, ठीक है। तो जिंक डिसॉल्व इन Hg, मरकरी में जब डिसॉल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक अमलगम। शो कैसे करते हैं, जिंक Hg ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा या जिंक डॉट Hg, तो ऐसे लिखा हुआ है। बेसिक मीडियम अगर इसको मिलेगा OH-, बेसिक मीडियम मिलता कहाँ से है, इसमें KOH भरा हुआ होता है, ZNO और KOH का पेस्ट होता है। कहीं पे भी किसी भी सेल में जो पेस्ट लिखा होगा वो क्या काम करेगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, मतलब बेसिक मटेरियल की तरह काम करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी को या आयंस को फ्लो कराएगा। भाई अगर ये इलेक्ट्रोलाइट आप हटा दो तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, पूरा सिस्टम बना दो और बीच में ये पेस्ट फिल नहीं करो तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये लिया जिंक Hg, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, OH- के प्रेजेंस में हो रहा है। OH- कहाँ से मिलेंगे, जो KOH आपने फिल किया उससे मिलेंगे। ZNO सॉलिड बनता है, H2O इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। फिर कैथोड पे क्या होना है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को यूज होना है। यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड है सॉलिड, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, Hg लिक्विड बना रहा है। ये नेट रिएक्शन है सारे सेल्स की। ये 3 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बोर्ड में कभी कभी नंबर में पूछ देते हैं। जिसमें अभी तक जो पूछा है वो लेड स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा है और किसी में पूछा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पूछ नहीं सकते। फिर सेकेंडरी की बात हो रही है, सेकेंडरी में कई सारे होते हैं, और सेकेंडरी बोला क्यों गया इसको, क्यों, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। ये पूछा गया एक बार जेई में, इसका कोई रिएक्शन पूछा गया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, कि चार्ज करने को क्या चार्जिंग का रिएक्शन क्या है या डिस्चार्जिंग के, में कुछ मोल्स होल्स करके रिलेट करके पूछा था। तो अगर आपको रिएक्शन ओवरऑल नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो होना क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी का अगर स्ट्रक्चर देख लो पहले, ये इस तरीके से 6 का सेट होता है, ठीक है। 6 का सेट होता है, 2 वोल्ट की बैटरीज लगी होती है, 2 वोल्ट के सेल्स लगे होते हैं, किसमें, सीरीज में। भाई बैटरीज हम वर्ड यूज करते हैं, बैटरी बोलते हैं कि कई सारे सेल्स आप एक साथ कलेक्ट करके लगा दो, सेल्स इन सीरीज, इसमें आप लगा दीजिए कई सारे सेल्स को, तो उसको ओवरऑल में आप क्या बोलते हो, बैटरी बोलते हो। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें 2 वोल्ट के कई सारे सेल्स इस तरीके के लगा दिए जाते हैं, किसमें लगाते हैं, सीरीज में अरेंज कर दिए जाते हैं। एनोड और कैथोड बना दिया जाता है, एनोड किसका है, कैथोड किसका है। देखिए ये टर्मिनल जो ऐसे दिखाए गए हैं, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ऑल्टरनेट में लगे हुए हैं ना, ये कैथोड है। और ये जो ये वाले टर्मिनल है प्लेन वाले, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनोड बोल रहे हैं, ठीक। कैथोड किसका बना हुआ है, लेड प्लस लेड, ये बना हुआ है आपका कैथोड। और एनोड किसका बना हुआ है, लेड का, एनोड लेड का बना हुआ है। और लेड प्लस लेड ऑक्साइड का क्या बना हुआ है, कैथोड। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा होता है वो कौन सा भरते हैं हम लोग, H2SO4 भरते हैं, और 30 अंदर की तरफ फिल होता है। इसलिए जब इन्वर्टर, ये इन्वर्टर में यही बैटरी होती है, जब इन्वर्टर कुछ कम काम देने लगता है, कम एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो लोड कम लेना स्टार्ट करता है, तो बोलते हैं लोग, जिनके घरों में इन्वर्टर है वो जानते होंगे, लोग बोलते हैं इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो इसमें एसिड है उसको चेंज करना है, या उसमें कुछ कंटेनर्स में कुछ इस तरीके से साइड से बने हुए होते हैं पोर्स इसमें, जिससे कि लोग ले जाके H2SO4 में फिल कर देते हैं। या कई में इस तरीके का मटेरियल अंदर फिल होता है कि उसमें अगर आप वाटर ऐड कर दो तो अंदर H2SO4 प्रिपेयर हो जाता है, तो लोग बोलते हैं उसमें पानी डालना है, ऐसा बोलते हैं पानी डालना है, जा करके पानी वो होल को ओपन करके डालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, कैथोड किसका है, एनोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, H2SO4 कितने परसेंट है वो, 38%। अब रिएक्शन देख लेते हैं रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है एनोड और कैथोड पे। एनोड पे लेड SO4 - 2 से रिएक्ट कर रहा है, PbSO4 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। फिर कैथोड पे PbO2 है, ये भी SO4 - 2 से रिएक्ट कर रहा है, H+ गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, PbSO4 और 2s2 बना रहा है। नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो भी नेट रिएक्शन आपका आ जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन याद रखो, ओवरऑल रिएक्शन कैसे आ जाएगी आपकी, एडअप कर दोगे तो आ जाएगा। दोनों को अगर एडअप करो तो देखो आ जा रहा है क्या, ये नेट रिएक्शन सही लिखा है। लेफ्ट से आपने Pb ले लिया सॉलिड, फिर आपने एक रिएक्शन से PbO2 सॉलिड ले लिया, फिर SO4 - 2 था और 4H+ थे, सारे मिला करके 2H2SO4 बन गया। और फिर राइट में PbSO4 दोनों में बन रहा है राइट हैंड साइड में, तो 2PbSO4 और 2H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन में लेफ्ट में थे, दूसरे वाले में राइट पे थे। तो आपको पता ही कि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये पढ़ा ही है। तो ये नेट रिएक्शन, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, जब रीचार्जिंग करते हो आप तो रिएक्शन इज रिवर्स्ड, जब आपको इसको रिचार्ज करना है, ठीक है। ये किसका रिएक्शन है, ये जब प्रोसेस हो रहा है, जब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, तो इसको बोलते हो डिस्चार्ज का या डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है।
अगर आपसे क्या पूछा जाए कि रिचार्ज करना है इसको, डीसी से जब इसको कनेक्ट करोगे, उसको रिचार्ज करना चाहते हो आप, तब क्या रिएक्शन होगा, तो आप क्या बताओगे, जस्ट इसको अपोजिट कर दो, वो किसका रिएक्शन बन जाएगा, रिचार्जिंग का रिएक्शन बन जाएगा। तो रिचार्जिंग का लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये डिस्चार्जिंग का है, जब मटेरियल यूज हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी आप ड्रेन कर रहे हो, ले रहे हो। और अगर इसको रिचार्ज करना है तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, जस्ट रिवर्स लिख दो रिएक्शन, PbSO4 प्लस 2H2O, लिक्विड, वाटर ऐड कर दिया आपने, क्या होगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस, ये रिएक्शन हो जाएगा रिचार्जिंग का। मुझे याद नहीं है किसी में पूछा था डिस्चार्जिंग या रिचार्जिंग में कुछ मोल से रिलेट करके क्वेश्चन, तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है और रिएक्शन अगर आपको आता है तो आप आराम से कर, ठीक। एक और सेल है सेकेंडरी सेल में जिसको कहते हैं निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल में अगर आप देखो तो इसकी जो लाइफ है, सेकेंडरी सेल विच हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज। भाई एक चीज बनाई जाती है तो उसके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी चीज क्यों बनाई जाती है, कुछ ना कुछ एडवांटेज के साथ बनाया जाता है। जो साइंटिस्ट हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में, उसमें क्या रहता है कि अगर एक चीज बनी तो अगर कुछ अगली चीज बनाई जा रही है तो या तो वो कॉस्ट वाइज लो हो, इसको देखते हुए बनाया जाता है, या कोई बेनिफिट हो तो बनाया जाता है, ठीक है, और कोई बेनिफिट हो, केमिकल बेनिफिट हो। तो निकिल कैडमियम जो होता है वो क्या होता है, आपका इसकी लाइफ ज्यादा होती है लेकिन फिर भी कम यूज किया जाएगा। क्यों कम यूज किया जाएगा, एक टर्म दे दिया यहाँ पे, लॉन्गर लाइफ तो बता दिया, लेकिन क्या है, एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा होता है तो कम यूज किया जाएगा। बाकी अगर यूज करें तो इसकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके रिएक्शन में अगर आप अलग अलग रिएक्शन नहीं भी याद रखो तो ओवरऑल रिएक्शन याद रखो कि ये रिएक्शन, ठीक, कौन कौन से टाइप हैं और कैसे कैसे काम। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्यूल सेल पे। फ्यूल, एक बार रिएक्शन आ गई, यही थी, एनसीईआरटी में गिवन होगी, देखो दिया कौन कौन से सेल दिए, निकिल कैडमियम दिया है और लेड स्टोरेज दिया है, इसके अलावा कोई दिया है क्या, यही दिए ना, यही सिलेबस में है, इससे ज्यादा करना नहीं है अपने को। जैसे कुछ चीजें हैं ना जिसमें लिमिटेड है कि इससे ज्यादा नहीं करना है, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बन नहीं सकता, तो क्यों दिमाग ज्यादा यूज करना, बस क्या करना है, कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी, कौन किसका क्या एडवांटेज है, कौन सा सेल रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा, कैथोड पे कौन सा, एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, एक एक को शॉर्ट नोट बना करके खत्म कर दीजिए। इसके बाद बात की जा रही है फ्यूल, जो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है, ऑक्सीजन यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं फ्यूल की तरह, ठीक। और ये इससे क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, कोई भी आपका, एक तो कंटिन्यूअसली आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है तो आप उसको आराम से लेके जा सकते हो और कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगी। रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन OH माइनस से के साथ कंबाइंड हो रहा है, वाटर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो एनोड का रिएक्शन है। फिर O2 वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 4OH माइनस बन रहा है। ये रिएक्शन आपको याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है, हम लोगों ने बात करी थी अभी किसी उसमें हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में ये वाली रिएक्शन की बात की थी हमने कि ऑक्सीजन बनता है, जिसमें हम लोगों ने मोल्स की बात की थी कि ऑक्सीजन बनता है, कितने मोल्स बनते हैं, फेराडे, हाँ फेराडे की बात की थी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर देखो तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना रहा है, ओवरऑल रिएक्शन यही है,
इसके बाद बात की जा रही है कोरोजन की। कोरोजन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयरन में जहां पे कोरोजन होता है उसमें एक पार्ट एनोड की तरह काम करने लगता है और एक पार्ट कैसे काम करता है? कैथोड की तरह काम करने लगता है। ओवरऑल में रिएक्शन होता क्या है? जैसे मान लो कोरोजन की अगर बात करें तो कोरोजन में होता क्या है? कोरोजन में आपको पता है होना क्या है कि आयरन खराब होगा। कैसे खराब होगा? ये मान लो आयरन का सरफेस है ना, ये आयरन का सरफेस है। यहाँ से पेंट हट गया है, पेंट था पहले, यहाँ से पेंट हट गया कुछ जगहों से, यहाँ पे आ गई वाटर ड्रॉपलेट। क्या आ गई? वाटर ड्रॉपलेट आ गई। ठीक, एटमॉस्फेयर में रेनी सीजन है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट आ गई। अब यहाँ पे जो आयरन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा? +2। क्या बना लेगा? +2 बना लेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो ये जो पार्ट है ये कैसे काम करने लगा? एनोड की तरह काम करने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर होगा, मॉइस्चर होगा। तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर होगा, इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ये बना लेंगे H+। क्या क्रिएट करेंगे? ये H+ क्रिएट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे H+ बनेगा, H+ बनने के बाद ये जो आयरन का सरफेस है Fe+2 वाला, ये गेन करेगा ऑक्सीजन को, ये बनाएगा Fe2O3। और जो वाटर कंटेंट है, जो H+ है और जो OH- है, वो Fe2O3 के साथ एसोसिएट होकर के Fe2O3.XH2O बना। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये लेयर बन जाती है ऊपर, और कैसी लेयर होती है? इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। और प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोरोजन। ठीक है, अब इस कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है अगर इसको, तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो प्रोटेक्शन में? प्रोटेक्शन अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हो? जैसे पेंट कर देते हैं हम लोग, है ना, आयरन के आर्टिकल्स को क्या करते हैं? पेंट करके रखते हैं। फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ये किया जाता है कि कोई भी गैल्वेनाइजेशन तो स्पेशली जिंक से किया जाता है। जिंक से करते हैं कैसे? जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। अगर जिंक की कोटिंग कर दोगे, ये आयरन था अपना, ठीक है, इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी हमने? जिंक की कोटिंग कर दी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? जिंक या आयरन? लिख बा सर का ना मैं गल मंजन क्रैफिकेट को, यही है ना, नीसन लेड हचप्पा। ऊपर की मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक पहले आ गया और आयरन बाद में आया, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक की रिएक्टिविटी आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो जब आपने जिंक की कोटिंग कर दी तो अब जिंक का कोरोजन होगा। ऊपर की जो लेयर होगी ना, जिंक खराब होगा, आयरन खराब
नहीं होगा। तो जब जिंक की आप कोटिंग करके आयरन को प्रोटेक्ट करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कई तरीके से होता है ये। एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के करते हैं, जैसे आपको एक प्रोसेस बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया था ना कि गोल्ड की पॉलिश कर दी जाती है, सिल्वर का आर्टिकल होगा उसके ऊपर, सिल्वर की ज्वेलरी है उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश कर दी गई, तो उसको क्या बोला था, इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोला था। तो इसी तरीके से गैल्वेनाइजेशन भी सेल बना के भी कर सकते हैं। और एक गैल्वेनाइजेशन सिंपल होता है, उसमें जिंक का सॉल्यूशन होता है, उसमें डिप कर दिया जाता है मटेरियल को, तो उस पर लेयरिंग हो जाती है, सिंपल गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक और इसमें वो दिया होगा, और क्या दिया प्रोटेक्शन में, एक चीज और होगी कुछ, बताओ क्या, कोरोजन है नहीं, हाँ होगा होगा होगा, दो तीन प्रोसेस होंगे, तीसरा एक और था कोई, एक प्रोसेस और था, कुछ लिखा नहीं लिखा, एक शायद ये होगा, हाँ नोट्स में देखो उसमें होगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, क्या मतलब है, मतलब ये है कि सेक्रीफाइस कोई और हो जाएगा। ठीक है, कोरोजन हो रहा था आयरन का, आयरन को बचाने के लिए किसी और मेटल को यूज किया और उसका कोरोजन होने लगा, तो इसमें भी क्या करते हैं कि दूसरी कोई मेटल यूज करते हैं। जैसे आयरन के ऊपर मैग्नीशियम पहले आ गया था ना, मैगल, तो मैग्नीशियम ले लेते हैं इसमें, मैग्नीशियम को अगर ले लो आयरन के साथ एसोसिएट कर दो, तो अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आएगी और कोरोजन होना होगा, तो ये जो कोरोजन होता है, जो आयरन का रिएक्शन हुआ, वो आयरन का कोरोजन ना होकर के किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा, और मैग्नीशियम खराब होने लगेगा। अगर आयरन और ये एडजेसेंट में है तो मैग्नीशियम अटैच है अगर उसके साथ, तो मैग्नीशियम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम का कोरोजन हो जाएगा और आयरन का कोरोजन नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि भाई आपने कोई एक मेटल ऐसी यूज कर दी जिसकी जिसके थ्रू दूसरा क्या हो गया, आपका प्रोटेक्ट हो गया। क्या लिखा है नोट्स में, क्या लिखा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैसे किया प्रोटेक्शन, बस कैथोडिक प्रोटेक्शन ऐसे लिख दिया। अच्छा भाई, तो अपना टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी को एक बार किस तुम्हारे पास है ना, एक बार चेक कर लो कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, एनसीईआरटी का कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैम एक बार कोलोनियल को जो मेन थ्रेड थी वो इसमें तो बहुत जरा सा दिया है, अपने नोट्स में देखिएगा, इसमें तो बहुत थोड़ा सा, अपनी जो इलेक्ट्रो की नोट्स भेजी है ना हमने, उसमें होगा कोरोजन, ठीक से है इसमें, अच्छे तरीके से है, हाँ कुछ छूटा नहीं है। ये मेथड का नाम बताया है मैंने, व्हीटस्टोन ब्रिज बना के जो हम लोगों ने कंडक्टेंस निकाला था, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस जो निकाला था, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस मेथड का एक स्पेशल नेम है, एक बार जेई मेन में पूछा गया नाम, एनसीईआरटी में पढ़िएगा, इस मेथड का कुछ नाम है, साइंटिस्ट का नेम है, उसी की बेसिस पे नाम दिया। नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये तो वो फिजिक्स का प्रिंसिपल है सर्किट का, वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िएगा एक बार। जो मेंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो इस तरीके के बनाए जाते हैं, जिसमें कोई साइंटिस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन किसी किसी में कभी पूछ लेते हैं, तो वो एनसीईआरटी की लाइन से ही होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की अपने को एक भी लाइन छोड़नी नहीं है ना, सब पता होना चाहिए। अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो मैं बता
चलो चैप्टर तो हो गया अपना, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कर लें हम लोग, अभी तो टाइम है अपने पास तो। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? कोई टॉपिक रह गया है तो बोलो। डाउनलोड नहीं हो रहा, अपडेट करना है? अच्छा, या बहुत दिन तक नहीं होता है तो मैं रीसेंड कर दूंगी, जैसे आपने उस टाइम पे नहीं किया और फिर उसके बाद, क्योंकि कल भी रिद्धिमा भी कोई मांग रही थी नोट्स तो वो मैंने भेजा था। चलो क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं सब लोग? कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, पीवाईक्यू कर ले हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कर लिए। एक इसमें दिया हुआ था फेराडे का, जो मैं कह रही थी कि फेराडे का पैसेज का क्वेश्चन है, किसी ईयर में आया होगा। चलो पेन उठा लो सब लोग क्वेश्चन नोट करने के लिए, कॉपी पेन सब लेके आए हैं? अरे यार ये हिंदी की बुकलेट में ले आई उसमें तो दिमागी गायब हो जाएगा मेरा, इसको ट्रांसलेट कर लिखिए भाई। पॉन्ड है, कोई पॉन्ड सिस्टम है, ठीक है। अब इसकी हिंदी में, हिंदी की बुकलेट गलती से ले आई हूँ। हाँ पॉन्ड का सिस्टम है, ठीक है। अब पॉन्ड के सिस्टम है तो वाटर की बात हो रही है, वाटर का सैंपल लिया है, वाटर सैंपल लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो ये वाटर है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ 10,000 ओम, ठीक। अब बोल रहे हैं कि इसमें 0.02 m KCl सोल्यूशन फिल किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 100 ओम। अरे भगवान बहुत ही कठिन हिंदी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें 585 ग्राम NaCl मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब जो है करवाना क्या चाहते हैं, अब रेजिस्टेंस हो गया 8000, और गिवन है आपका एट दैट कंसंट्रेशन NaCl का मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसकी, इस सॉल्यूशन की जो लैम्डा m दी हुई है KCl की, वो दी हुई है 200, यही यूनिट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया, ये इतने सारे इन्होंने वो क्यों दे दिए, मतलब डेटा। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है जो आपका ये सेल है, इसका सेल कांस्टेंट निकालना, सेल का सेल कांस्टेंट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज था ये, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना। सेल कांस्टेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, L/A होता है ना, यही होता है ना L/A, ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है वाटर की कंडक्टिविटी,
और तीसरा आपको निकालना है वाटर का वॉल्यूम। क्वेश्चन कुछ अजीब सा नहीं, चलो दिमाग चलाओ, चल रहा है। स्लाइड पीछे कर दो। सेल रिएक्शन क्यों बना रहे हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही तो ऐसे ही हम लोग ये निकालते थे, रेजिस्टेंस वगैरह। बोल रहे हैं कि वाटर का सैंपल था, ठीक है, मतलब पौंड में वाटर है, उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले रेजिस्टेंट 10,000 ओम है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने बोला कि उसमें 0.02 m KCl सोल्यूशन फिल कर दिया जाता है, तब उस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है आपका 100 ओम। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें 585 ग्राम NaCl मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया, और तब जा करके इसके जो फिर से वाटर का सैंपल लिया गया उसका रेजिस्टेंस हो गया 8000 ओम, और ये कंडक्टिविटी दी हुई है। आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, वाटर की कंडक्टिविटी, और वाटर का वॉल्यूम कितना है पौंड में। ये 3 चीजें निकालनी है। पैराग्राफ क्वेश्चन है, जितनी इंफॉर्मेशन थी वो तो मैंने लिख दी, और कुछ है नहीं इसमें। सोचो सेल कांस्टेंट कैसे आ सकता है? L/A कैसे निकालते थे? ये क्या होता था, R इज इक्वल टू रो L/A, ये होता था ना, ये होता था। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी? मोलर कंडक्टिविटी होती थी 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ठीक है। अगर KCl सॉल्यूशन की बात करो तो KCl सॉल्यूशन का कप्पा निकाल सकते हो क्या यहाँ से? KCl जब ऐड कर दिया है तो कप्पा का फॉर्मूला चाहिए, कप्पा का यही तो है फॉर्मूला। कप्पा और कैसे निकालते थे? एक और फॉर्मूला था कप्पा से रिलेटेड, वही वाला, वही वाला चाहिए। चलो वही वाला निकाल देते हैं। क्या होता था? R इज इक्वल टू रो L/A, ये होता था एक फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या था, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R था, और एक क्या था, एक और हमने निकाला था, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, ये निकाला था ना। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रो। इसका मतलब अगर यहाँ से रो हो गया RA/L, तो 1/रो क्या हो गया, L/R, ये हो गया ना कप्पा इज इक्वल टू। अब देखो, अब आ गया फॉर्मूला, दाता प्रभु देखो, सब फॉर्मूला लिख दिए मैंने। अब क्या करना है, अपने दिमाग को चलाना है। देखिए कैसे क्या कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला भी था, एक ये भी था। पहला जो सवाल है उसमें L/A निकालना है, सेल कांस्टेंट। कोशिश कीजिए। तुम लोगों को प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? हेलो, नहीं दिख रहा है? अच्छा, क्योंकि रेड से लिख दिया ना मैंने।
अब मुझे लिखना पड़ेगा फिर से येलो। चलो येलो कर अब सही है। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो या L/R। सारे फॉर्मूला लिख दिए मैंने। अब अप्लाई करो। डेटा चाहिए, पीछे वाली स्लाइड ओपन करो। डेटा नोट नहीं किया? डेटा, ये रहा डेटा। ट्राई करिए, कम से कम कोई एक पार्ट तो निकालो। एक बार डेटा नोट कर लो तो अगली स्लाइड कर दो उसका फॉर्मूला। ट्राई कीजिए। KCl की मोलर कंडक्टिविटी भी दी हुई है और मोलरिटी भी दी हुई है, और उस टाइम पे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, देख पा रहे हो? रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगा, सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, L/A। आया फर्स्ट का आंसर? ऑप्शन तो दे रहे हैं 4.4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², और 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। आंसर है इसका 15 का आंसर। बी, 15 का आंसर है बी। बी का मतलब 0.4, 0.4 आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो रही। ये 0.4 बता रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। बाकी किसी का निकला? अगर बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है तो होमवर्क क्वेश्चन दो, दिमाग चलाओ फिर मैं बताऊं। ये डेटा यूज करके L/A नहीं निकल रहा है, क्यों? क्यों देवांग, दीपक? ये वाला फॉर्मूला यूज करके KCl कप्पा का लिखा तो, कप्पा का ये फॉर्मूला लिखा है। कप्पा इज इक्वल टू L/RA 0.4। ये 0.4 ला रहे हैं। अच्छा, यही लगाया कॉन्सेप्ट।
KCl सॉल्यूशन का लगा दिया है 100 ओम वो है, और KCl की 200 ये चालकता है। इसको लगा दिया 200 इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.02 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से कप्पा निकल सकता है, ये 5 बार में कट गया और कप्पा इज इक्वल टू आ गया 0.02/5 है ना। अब कप्पा आ गया तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r LA है ना। तो 1/r, r क्या दिया हुआ है KCl वाले का, KCl वाले का 100 दिया है ना, और ये है L/A। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 आ रहा है ना, हमारा तो 2/5 आ रहा है, तो 0.4 हो गया ना, 0.4 आ तो क्या है ना। कैसे निकाला देखो, यही फॉर्मूला यूज किया हमने हमने बोला कि वाटर का सैंपल लिया, उसमें KCl डाला, NaCl डाला, जब उसको सेल की तरह यूज कर रहे हैं, उस पॉन्ड को सेल की तरह यूज कर रहे हैं, तो सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट होता है L/A, ना तो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ चेंज की जा रही है और ना ही उसका एरिया चेंज किया जा रहा है। तो इसका मतलब L/A तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये था कप्पा वाला, और दूसरा फॉर्मूला ये लैम्डा m वाला, दोनों को हमने क्या किया, यूज कर लिया। लैम्डा m का क्या फॉर्मूला था, 1000 मल्टीप्लाइड बाई कप्पा डिवाइडेड बाई m, ये था। किससे, हाँ तो निकाल रहे हैं ना, निकालने तो ये लैम्डा m क्या आया था, KCl के लिए लगा रहे हैं 2, रेजिस्टेंस नहीं बताइए, वो बताइए लैम्डा m, KCl की 200, सही है, ठीक बोल रहे थे आप, 200 है, ये 1000 हो गया, ये कप्पा हो गया, मोलरिटी 0.2 दी हुई है KCl वाले की। तो अब आप ये आपका काट दिया आपने, तो 5 टाइम्स कट गया, कप्पा इज इक्वल टू आ गया 0.02 डिवाइडेड बाई 5। अब कप्पा का एक फॉर्मूला और है हमारे पास, क्या है, L/A 1/r, ये फॉर्मूला है एक कप्पा का, ठीक है। तो L/A यही होता है सेल कांस्टेंट, ये निकालना है हमको, और 1/r, r कितना दिया हुआ है इसका, r इसका दिया हुआ है KCl वाले जब यूज करते हो तो 100 दिया हुआ है, तो अब सेल कांस्टेंट निकालना है, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, ये 2/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.। ये बात सबको क्लियर है, सेल कांस्टेंट, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर की कंडक्टिविटी निकालो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, ये तो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से, कप्पा निकालना है किसका, वॉट, ये कैलकुलेट कर। तो इस पे कैसे काम करें, अब सेल कांस्टेंट पता है तो कप्पा निकल सकता है क्या वाटर का, कैसे, कप्पा इज इक्वल टू, ये L/A है। अब जब केवल वाटर था तो
रेजिस्टेंस कितना दिया था शुरू में, अगर उसी वाटर की पूछ रहे हैं तो 10,000 था रेजिस्टेंस, ठीक है। L/A कितना आ गया 0.4, तो कप्पा क्या आना चाहिए वाटर का आइडियली, ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 आ गया ना, कितने जीरो हैं, 4 ही तो ये आ गया 4 × 10⁻⁻5, ये आना चाहिए। आंसर देख लेते हैं 16 का आंसर क्या दे रहा है। क्लियर है सबको, जो वाटर का सैंपल था उसकी कंडक्टिविटी पूछी थी, शुरू में वाटर डाला है उसमें, फिर उसके बाद KCl डाला है, फिर उसके बाद NaCl डाला है, और सबके रेजिस्टेंस अलग अलग बोले हैं, सेल वही सेम टू सेम है, तो सेल कांस्टेंट तीनों केसेस में सेम रहेगा, तो हमने एक केस से निकाल लिया जिसमें हमको सारी चीजें पता थी। KCl वाले में हमको मोलरिटी भी पता थी और वो भी पता था, तो उससे हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब सेल कांस्टेंट पता चल गया, तो वाटर जो शुरुआत में था उसकी कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है 1/r मल्टीप्लाइड बाई L/A। आर की वैल्यू आपकी दी हुई है शुरू में ही, कि जब वाटर केवल आप फिल कर रहे हो तब 10,000 है आर, तो ये आना चाहिए आइडियली 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका 16 का सी आ रहा है, ठीक है। 17 का आप बोल रहे हैं कि ये जो पॉन्ड है उसमें वाटर का वॉल्यूम निकालना है टोटल। अब इसके लिए क्या दिमाग लगाएं, पॉन्ड में वाटर का वॉल्यूम, वाटर की कंडक्टिविटी तो पता चल गई, और कंडक्टिविटी होती क्या है, नहीं, ये जो कप्पा निकालते थे वो हम लोग कप्पा किसके लिए डिफाइन करते थे, 1 ml सोल्यूशन के लिए डिफाइन करते थे ना, है ना, उससे क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कप्पा की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम निकालना है टोटल। 1 ml की कंडक्टिविटी ये है, कप्पा इज 1 ml की कंडक्टिविटी, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, सोचो जरा इस पर। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, सोचना ज्यादा पड़ रहा है, तुम लोग सोचना, नहीं आएगा तब मैं बताऊँ, ठीक है। होमवर्क में इसका थर्ड पार्ट मैंने दे दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ट्राई करिएगा, 2 पार्ट आपके निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। बोल रहे हैं आपका कि ट्रिपल किस में आया हुआ, ट्रिपल ई में आया हुआ, अच्छा वो वाला करवा देना जो आपको कह रहे थे, फराडे वाला, फराडे। चलो भैया क्वेश्चन लिखो, लिखा भी तो इतना खतरनाक है, फराडे 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 जी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पैराग्राफ इतना खतरनाक है, चलो मेन बात लिख लेते हैं पैराग्राफ की। लिखिए 4m NaCl सॉल्यूशन, पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ की मेन बात मैं लिख देती, 4m NaCl सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 500 ml, ठीक है। इसका किया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता ही है कैसे करनी है, क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं आपसे कि
क्लोरीन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कितनी क्लोरीन रिलीज होगी। और क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है मोल्स ऑफ क्लोरीन बताना है, कितने मोल्स क्लोरीन के बनेंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, अगर कैथोड मरकरी का ले लो तो अमलगम का मैक्सिमम वेट कितना होगा। और थर्ड क्वेश्चन है अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होती है, पूरा पूरा इलेक्ट्रोलाइज कर देते हो तो कितना चार्ज लगेगा। चार्ज यूज्ड पूछ रहे हैं, कूलाम्स में निकालना। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कर रहे हैं? NaCl सॉल्यूशन की कर रहे हैं। 4m मोलरिटी है, 500 ml सॉल्यूशन। कैथोड अगर मरकरी का ले लो तो अमलगम का मैक्सिमम वेट पूछ रहे हैं, जितना मोल्स निकल रहा है ना क्लोरीन का, वो मैक्सिमम कितने अमलगम के वेट से निकले। मतलब टीचर का मोबाइल ऑफ है, बच्चों का ऑन है। सारा बंद कर दो। मम्मी का हो, मौसी का हो, गर्लफ्रेंड का हो, किसी का भी हो, रखो, है ना, नॉट अलाउड। ठीक, कर रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? ऑफलाइन वाले तो दिख रहे हैं मुझे, ऑनलाइन वाले दिख नहीं रहे हैं। तुम लोग कभी कभी कैमरा ऑन करके शक्ल भी दिखा दिया करो। जल्दी जल्दी करो तो 2 क्वेश्चन और निकलवा दे, 45 हो गया। तब तक मैं चूज कर लेती हूँ। ये इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस का। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करवाया है, आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे तो आपको दिक्कत हो रही होगी, बाकी लोगों ने किया हुआ है। तो जिन्होंने किया है उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन तो सबको पता ही होगा कि NaCl अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो Cl2 किस इक्वेशन से बनता है, ये तो सबको मालूम ही होगा ना कि इक्वेशन हमें कौन सा यूज करना है। Cl2 के प्रोडक्शन के लिए NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। Cl2 को बनाने की बात कर रहे हैं तो 2Cl माइनस क्या होगा, ये लूज कर देगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 करना चाहते हो तो यहाँ 2 कर लो ऐसे। अब आप देखो बैलेंस इक्वेशन भी पता चल गई है तो इससे आप मोल होल का रिलेशन देख सकते हो आराम से। फर्स्ट पार्ट हुआ। आप बोलोगे मैम तो तलवार की तरह लटकी रहती है, क्वेश्चन देती है फिर तुरंत बोलती है फर्स्ट पार्ट हुआ क्या। 5 मिनट हो गए, फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा भैया आंसर देख लेते हैं। वैसे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर में 4 मोल है ही नहीं। 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है।
2 होगा। अच्छा भैया, भाई क्या दिए हुए थे NaCl के? NaCl का क्या दिया था? NaCl के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, क्या 4 मोलरिटी और 500 ml है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मोलरिटी और वॉल्यूम पता हो तो मोल्स निकाल सकते हैं हम किसी चीज के। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर देते हैं, तो हमें मोल्स पता लग जाते हैं ना। तो मोलरिटी कितनी है 4 और वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा 500 अपॉन 2 आ गया, है ना। अब 2 तो NaCl के मोल्स आ गए। NaCl के अगर 2 मोल है तो ये कितना बन रहा है, 1 मोल ही तो बनेगा। देखो अगर ये 2 मोल है तो 2Cl माइनस बनेगा, 2Cl माइनस से 1 मोल Cl2 ही तो बन रही है गैस। देख पा रहे हो, सीधे इक्वेशन से क्वेश्चन था, यहाँ से मोल निकाल के इक्वेशन से क्वेश्चन था। अगर ये 2 मोल है तो क्लोरीन कितनी बन रही है, 1 मोल बन रही है। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल से 2Na 2Cl माइनस 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक Cl2 बना लेगा। ठीक है, तो Cl2 कितने बन जाएगी, Cl2 बन जाएगी 2NaCl अगर था तो Cl2 बन रही थी 1। तो अगर 2 मोल है NaCl तो Cl2 कितने मोल्स बन जाएगी, 1 मोल्स। ये आंसर होना चाहिए। इन्होंने दे क्या रखा है, 0.5 1 2 3 दे रखा है, 0.5 देख लो। पता नहीं कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका किसका है, जेई में 2007 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा जेई के क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो अमलगम वाला, अमलगम वाली इक्वेशन बताइए ना आपको, क्या बोला आपने? अच्छा याद नहीं आ रही है, अमलगम वाला इक्वेशन नहीं याद है। अमलगम बनता है तो कैसे बनता है, अमलगम अगर फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म होता है? एडवांस की एक्सरसाइज है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 का बी है। प्रोटीन का B1 मोल, ठीक है। कैथोड अगर ले लें मरकरी का तो इसके विलयन से बनने वाले, मतलब इसके सॉल्यूशन से बनने वाले अमलगम का मैक्सिमम वेट पूछ रहे हैं। कैथोड किसका ले रहे हो, Hg का, मरकरी का। तो जब कैथोड चेंज करते थे तो क्या होता था, अमलगम वाले में रिएक्शन क्या होता था, कोई बताएगा? नोट्स ओपन है, हाँ, Na प्लस Hg, पहले Na ने क्या किया, गेन किया, Na सॉलिड बना लिया, फिर उसके बाद Na सॉलिड और Hg लिक्विड मिलके क्या बना लेंगे, NaHg अमलगम बना लेंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहे हैं ये कि मैक्सिमम Hg का इन्होंने दे रखा होगा 80 होता है वैसे, शायद 200 होता है मोलर मास, दे रखा है इन्होंने। सोडियम का 23 और Hg का दिया हुआ है 200, एटॉमिक मास जो है 200। ठीक है, अब आपको पता चल गया होता तो ये था ना H प्लस आता था Na की जगह, इसमें अमलगम वाले में जब नर्सरी को वो लेते थे कैथोड, जब मरकरी को कैथोड लेते थे तो H प्लस आता था, Na नहीं आता था।
Na इसके साथ एसोसिएट तो होता था ना। अमलगम का वेट कैसे निकालोगे? अमलगम तो सोडियम के साथ ही बनेगा ना, यस और नो? हमने इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी रिएक्शन पे गौर नहीं किया है, हमने किस पे गौर किया है? केवल इस पार्ट पे ध्यान दिया कि अगर अमलगम का वेट पूछा गया है तो अमलगम के साथ अमलगम तो सोडियम का ही बनेगा ना। तो अब कैसे निकाल सकते हो? कितना आ रहा है? 446। अच्छा, 200 है मरकरी का, सोडियम का है 23, एडवांस के 15 का डी 446। कैसे निकाला? चलिए बताइए। हाँ, प्रीवियस से हमें क्या पता लगा कि अगर ये 2 मोल था तो ये भी 2 मोल था और ये भी 2 मोल था। ठीक है, इसी से तो हमने निकाला था ये 1 मोल। तो ये हमें सोडियम प्लस पता लग गया कितना है, 2 मोल है। सोडियम प्लस अगर 2 मोल लेते हो तो उसके साथ मरकरी कितना कंबाइंड करेगा? भाई आप देख रहे हो कि 1 के साथ 1 कंबाइंड कर रहा है, तो अगर ये 2 ले लेते हो मोल तो इसके साथ 2 मोल मरकरी तो कंबाइंड करेगा। और अगर ये 2 कंबाइंड कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल में ऐसे लिख दो अगर, तो ये डबल बनेगा ना, 2NaHG बन जाएगा, यस और नो? ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये डबल बन जाएगा। इसी का मैक्सिमम वेट पूछा गया तो वेट निकाल लीजिए भाई। 2 और Na का एटॉमिक वेट प्लस Hg का एटॉमिक वेट, 2 Na का 23 होता है और इसका 200 मैंने बता दिया, तो 446 आ गया। क्लियर है बात? उसी इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वाला बोल दो, अगर टोटल इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो कितना कूलाम चार्ज चाहिए? अब चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से निकालते हो, आप देख लो। यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, 2 कर देते हैं। पूरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देख पा रहे हैं। पीछे वाले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है ना। क्लोरीन तो निकालता है, वो जो निकालेगा वही वो गेन करेगा। सेल में इसी तरीके से चलता है रिएक्शन। तो यानी कि 2 फैराडे की बात हो रही है। कितने फैराडे की बात हो रही है? 2 फैराडे की। तो अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कितना फैराडे चाहिए हमको? 2 फैराडे चाहिए। तो 2 फैराडे का मतलब चार्ज कूलाम में पूछा है। चार्ज इन्होंने पूछा है किसमें? कूलाम्स में पूछा है, तो कूलाम्स में निकाल लो। अगर आपको इक्वेशन देखने से पता लग रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 2 फैराडे। तो चार्ज आ जाएगा 96500। फैराडे की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, तो ये 0019300 कूलाम्स आ जाए। ठीक है, ये आना चाहिए। चौथा ऑप्शन है ये। क्लियर हुई बात? 16 का डी। ठीक है, ये कब आया था क्वेश्चन आपका? ये क्वेश्चन यही मैं उस दिन करवाना चाह रही थी, आपको बोल रही थी ना कि फैराडे का एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, 2007 में। पुराने सालों के जो जेई के क्वेश्चन है अब मेंस में दे रहे हैं कभी कभी। पुराने जो ईयर्स के जेई के क्वेश्चन है, बेसिकली वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन उसको किस में दे रहे हैं आप? मेंस में। क्योंकि आपको पता है हर लेवल का एग्जाम का लेवल क्या होता जाता है, धीरे धीरे उठता जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काफी क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट पे नए फ्रेम कर दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन निकल जाता है। 3 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट को मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, चलिए
कौन बताएगा आंसर? चलो भाई 2001 का बोल देते हैं। क्या है इसमें, क्यों दिया इन्होंने पता नहीं। 3ClO माइनस एक्वस लिखा हुआ है, इससे बन रहा है ClO3 माइनस एक्वस एंड 2Cl माइनस एक्वस। बोल रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन का, सेकंड ऑप्शन है रिडक्शन का, थर्ड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन का, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन। अब बोलो। ऑक्सीडेशन सबको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन सबको मालूम है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए आपको। और डिकम्पोजिशन का मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे में ब्रेक हो रहा हो। और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा हो, मतलब उसी की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही हो और उसी की घट रही हो। सी और डी। नहीं, मल्टीपल नहीं है, सिंगल करेक्ट है। एक मिनट देख लेती हूँ। जेई का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में दिया हुआ है तो मल्टीपल भी हो सकता है, तो एक बार देखिए। चलिए, सी नहीं, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन में आपको क्या बताया कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होता है, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन होता है। तो अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो क्लोरीन की, ClO माइनस है, ठीक है। तो यहाँ अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो X मान लो, ऑक्सीजन का -2 और इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू +1 आएगा, D होगा, है ना। यहाँ ClO3 में निकालो, X मान लो, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा +5। देख पा रहे हैं सब लोग? यहाँ पे Cl माइनस दिख ही रहा है आपको, तो -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ यहाँ पे +1 था, +1 से +5 में चला गया और -1 में चला गया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था, है ना। इजी था ना, क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। 2001 में पूछा है इन्होंने, क्यों पूछा है आईआईटी में इतना इजी। चलो जल्दी से बताओ, इक्वेशन लिखो 2Ag प्लस, 9th वाले बच्चे आते होंगे, मेरी तो क्लास है नहीं। टू Ag प्लस 6CH12O6 कितने गया ये, प्लस H2O gives 2Ag solid plus C6H12O7 बन रहा है प्लस 2H प्लस। ठीक है, बोल रहे हैं इस रिएक्शन का LNK निकालिए। LNK समझ रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन उसका नेचुरल लॉग करना है, बेस 10 लॉग नहीं निकालना, LNK निकालना। ठीक है, और कोई डेटा भी दिया हुआ है, बिना डेटा के कैसे करेंगे, ये भी पैसेज क्वेश्चन है। चलो डेटा नोट कर लो। Ag प्लस, घर से करके लाना, Ag प्लस Ag बनाता है और C6H12
O6 प्लस H2O, ये बनाता है C6H12O7 ग्लूकोनिक एसिड, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके साइड लिखा हुआ है ई रिडक्शन -0.05 वोल्ट, है ना। और जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले में लिखा हुआ है ई नॉट रिडक्शन 0.8 वोल्ट। ये डेटा दिए हुए हैं, एक डेटा ये है, दूसरा डेटा, ठीक है, और एक डेटा और है AgNH3 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, बनाता है Ag सॉलिड प्लस 2NH3। इसके लिए ई नॉट दिया हुआ है -0.337 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ। क्वेश्चन तो मैं आपको एक ही बोल पाई, JEE 2006 का क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट मैंने बोल दिया, दूसरा और तीसरा मैं आपको इस पे PDF में डाल दूंगी। ठीक है, घर से करिएगा। दूसरा तीसरा अभी क्योंकि कर नहीं पाऊंगी। हाँ, आंसर ऑप्शंस भी डाल दूंगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम करके। मुझे देखने में लगा था एक सिंगल क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रही थी एक साथ 3 को। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है अपने को, कल ऑर्गेनिक और मंडे को करना है अपने को NCERT सॉल्यूशन की, है ना। चलिए बच्चों, हाँ NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।